आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की छठी सीरीज का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हमने 21 क्वेश्चन दे दिए हैं। ये क्वेश्चन इजी हैं और मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि आप कठिन प्रश्नों को कर लेते हैं तो यह आपकी सफलता में एक योगदान है, लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं तो आप निश्चय मानिए कि आप चैन से बाहर हो गए। इसलिए इजी क्वेश्चन को कभी गलत नहीं होने देना चाहिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ष को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश सत्ता के हाथों से सत्ता हस्तांतरण करने में किसका सर्वाधिक योगदान था? 4 विकल्प हैं। कैबिनेट मिशन योजना का, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा का, साइमन कमीशन का और माउंटबेटन घोषणा का। देखिए, सत्ता हस्तांतरण में सबसे बड़ा योगदान जो है वो माउंटबेटन घोषणा का था। ये हम लोग पहले निशान लगाते हैं, उसके बाद चर्चाएं करते हैं। क्लियर? अब हम लोग चर्चा ये करते हैं कि माउंटबेटन जो घोषणा आई वो कब आई थी? तो आप कहोगे कि सर 3 जून को आई थी। 3 जून 1947 को आई थी। तो कांग्रेस ने तो इसी दिन इसे स्वीकार कर लिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसे 10 जून को स्वीकारा था। तो अब प्रश्न आता है कि कांग्रेस की इतनी जल्दीबाजी क्या थी? क्योंकि कांग्रेस देश में हो रहे दंगे को रोकना चाहती थी, जो हिंसा हो रही थी उसको रोकना चाहती थी। और कांग्रेस अच्छी तरह से जानती थी कि यह जो हिंसा हो रही है, मानव को के साथ जिस प्रकार से क्रूरता और पछता का व्यवहार किया जा सकता है, ये हिंसा एक ही समय रुक सकती है जब हम मुस्लिम लीग की जो नकारात्मक शक्ति है, ठीक है, उसको पूरा हो जाने दें। क्लियर? तो इसका मतलब आपने देखा कि माउंटबेटन घोषणा जो 3 जून 1947 को आई थी, ठीक है, जिसमें इस देश को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान, ठीक है, इसने सत्ता हस्तांतरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब अगला पोर्शन देखते हैं। सेकंड है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए, जो माउंटबेटन प्लान है, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए, जो माउंटबेटन प्लान है, माउंटबेटन प्लान, ये 4 जुलाई 1947 को यह हाउस ऑफ कॉमन में गया था। क्लियर? और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन ने इसे पास कर दिया था। 16 जुलाई को यह हाउस ऑफ लॉर्ड में गया। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसी दिन इसे ओके कर दिया, पास कर दिया। और 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर, ठीक है, जॉर्ज 6 ने या किंग जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर कर दिया था और इसी के साथ माउंटबेटन प्लान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में बदल गया था। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि पहला आंसर हमारा सही है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें बहुत कुछ माथापंची करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, क्लीमेंट एटली है, और एटली सर किस पार्टी से है? लेबर पार्टी से है। लेबर पार्टी से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री एटली ने जैसे ही पावर को होल्ड किया, वैसे ही उन्होंने कहा था कि जल्द ही हमारे 3 साथी भारत जाएंगे और वहां जाकर के
सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे और वहां कोई संवैधानिक सरकार का गठन करेंगे। और उसी घोषणा का परिणाम था, ठीक है, कि कैबिनेट मिशन की नियुक्ति का होना और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ये भारत आया था। क्लियर हो गया? आप विंस्टन चर्चिल देखिए, ये तो हारे थे ना, 45 में जो चुनाव हुआ था उसमें विंस्टन चर्चिल हार गए थे और क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी के हैं वो जीते थे। चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से थे। क्लियर? अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके हस्ताक्षर के तुरंत बाद माउंटबेटन प्लान, देखिए अभी हमने पूरी व्याख्या भी कर दिया था, किंग जॉर्ज 6 का इस पर हस्ताक्षर है, ठीक है ना। किंग जॉर्ज 5 के बेटे हैं किंग जॉर्ज 6, ठीक है। और भारत जब आजाद हुआ था तो यही वहां के राजा थे और 18 जुलाई 1947 को किंग जॉर्ज 6 ने ही, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किया था। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जब भारत का विभाजन हो गया था, 2 भागों में बट गया था, एक पाकिस्तान दूसरा हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना गवर्नर जनरल घोषित किया और भारत ने जो लॉर्ड माउंटबेटन सर थे उन्हें अपना गवर्नर जनरल घोषित किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम प्रकृति को ऐसे बदल दें, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए अगर हम कह दें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब तो सिराजा गोपालाचारी आएगा। लेकिन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। आगे चलें। 6, मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को क्यों स्वीकार कर लिया था? मुस्लिम लीग चाहती क्या थी? अगर हम क्यों स्वीकार कर लिया तो जरा हम सोचें इस पर कि मुस्लिम लीग चाहती क्या थी, ठीक है। मुसलमानों का एक अलग देश चाहती थी, पाकिस्तान चाहती थी। ये कब हो सकता है? देश के विभाजन पर हो सकता है। तो अब माउंटबेटन योजना को उन्होंने क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि जो उनकी मुराद थी वो पूरी हो चुकी थी, उनके लिए यही लाभकारी था, ठीक है। और चूंकि इस योजना में भारत विभाजन की योजना थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसे इजीली स्वीकार कर लिया था। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए लाभकारी थी, तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब 7 देखते हैं, कामागाटा मारू क्या है, ठीक है। तो आप ये सब पे ना आए, विकल्पों पर ना आए, डायरेक्ट आप याद रखिएगा, हमने आपको ऐसे बताया भी है। देखिए कामागाटा मारू, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, जापान की एक जहाज है, ठीक है। कामागाटा मारू जापानी शिप है, शिप है ना, और इसे हांगकांग के व्यापारी कौन है? तो आप कहेंगे कि सर हांगकांग के व्यापारी हैं गुरुदत्त सिंह, ठीक है। और इसी गुरुदत्त सिंह ने, ठीक है, जापान से इसे किराए पर लिया था, ठीक है ना। और क्यों लिया था? कनाडा सरकार के कंटिन्यूअस जर्नी क्लास को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? कंटिन्यूअस जर्नी क्लास, मतलब अगर कोई जहाज भारत से चलकर आया है और वह किसी दूसरे देश के बंदरगाह पर नहीं रुका है, तो उनके यात्रियों को कनाडा में उतरने की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन अगर वो रुकते हुए आया है तो ऐसे लोगों को उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सवाल इस बात का है, कनाडा ने ऐसा क्यों था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कनाडा पर आरोप लगा रहा था कि जो कनाडा की भूमि है वो भारत के जो क्रांतिकारी हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, एक उर्वरा भूमि का निर्माण करती है, एक उर्वर भूमि का निर्माण करती है, ठीक है। इसलिए कनाडा की सरकार ने क्या किया था? कॉन्टिन्यूअस जर्नी क्लास के नियम को लागू किया था, ठीक है। तो जापान जो सरकार है
प्रथम विश्व युद्ध को ध्यान में रखते हुए उसने कामागाटामारू और तोसामारू नाम की 2 जहाजों का निर्माण कर रखा था। ठीक है, क्लियर, यही मैटर है पूरा। तो इसका मतलब ये आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है, ठीक है, जो जापान का था और जिसे एक हांगकांग लिखा है, यहाँ लिख लीजिएगा हांगकांग के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने, ठीक है, जापान से किराए पर लिया था। ठीक है, इसमें जो मिडिल की भूमिका निभाई थी वह बून ने निभाई थी। जर्मन एक शिपिंग एजेंट था, उसी ने यह भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 8, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए जो उत्तरदायी नेतृत्व है वो कौन है? बिस्मार्क है। और बिस्मार्क की नीति को क्या कहा जाता है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, और सरदार पटेल की भी जो पॉलिसी है उसको क्या कहा जाता है? ब्लड और आयरन की पॉलिसी कहा जाता है। तो यदि बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण किया, ठीक है, तो जर्मनी जो 300 छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था उसको बिस्मार्क ने ही एकता के सूत्र में पिरोया था। और भारत जो कि 562 रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है, उसको एकता के सूत्र में किसने पिरोया था? सरदार पटेल ने किया था। तो इसलिए सरदार पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। ठीक है, लेनिन से कर नहीं सकते, मैजनी एक इटली के हृदय कवि हैं, उनसे कर नहीं सकते, हिटलर से कर नहीं सकते। अब 9th क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्यों इस्तीफा दे दिया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस का गांधी से, ठीक है, मतभेद था। मतभेद का कारण क्या था? कि साध्य और साधन के प्रश्न पर गांधी जी का कहना था कि भाई देखो, जैसा आपका साधन होगा साध्य भी वैसा होगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साधन कुछ भी हो, हमारा साध्य बढ़िया होना चाहिए, इस पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस नकली समाजवादियों का केंद्र बनता चला जा रहा है। ठीक है, और फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की जो समर्थित प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, जब उनको हरा दिया था तो गांधी जी से इनके मतभेद बहुत उभर गए थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, न केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था अपितु, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से भी छोड़ दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आगे, हाँ, तो इसका आंसर हम लोगों ने नहीं किया, गांधी जी से मतभेद के कारण। अब 10वां, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? देखिए, एक सिख साधु था, ठीक है, और वह सिख साधु कौन था? तो आप कहेंगे सर निरंजीत सिंह गिल। इन्होंने ही, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह को, ठीक है, आजाद हिंद फौज का विचार दिया था और कैप्टन मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज की नींव डाली थी। ठीक है, उसका सुभाष चंद्र बोस ने तो उसका पुनर्गठन किया था। आइए अगला देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, उस समय आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया था? तो आप याद रखिएगा, गांधी जी के उत्तराधिकारी बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें और अन्य किसी की भूमिका है, तो आप कहेंगे सर अब्बास तैयब जी की भी भूमिका है। क्या भूमिका है? तो आप याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह में एक गीत का प्रयोग किया गया था। ठीक है, दिगंबर बिछड़ू पुसालकर का एक गीत है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस गीत का प्रयोग किया गया था। और लेकिन इस गीत की जो धुन है, म्यूजिक है, ठीक है, वो म्यूजिक अब्बास तैयब जी ने तैयार किया था। ठीक है ना, आगे चलिए। 12वां, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। क्यों एकत्रित हुए थे? तो आप कह दीजिएगा कि सर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता हैं, ठीक है, और ये 2 लोकप्रिय नेताओं में कौन है? एक है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, और जब ये गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो जलियांवाला बाग में सारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसी समय आर डायर ने, ठीक है, क्या कर दिया, 3 मिनट के अंदर पार्क को खाली करने का निर्देश दे दिया। और जब लोग खाली नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 303
कि गोलियों को चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम के नारे का प्रयोग किया गया? वंदे मातरम के नारे का प्रयोग किया गया है, कहाँ किया गया? तो आप याद रखिएगा, वंदे मातरम के नारे का प्रयोग पहली बार 1905 में बंगाल विभाजन के समय किया गया था। ठीक है ना। और अगला है 14 है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? देखिए, भारत विभाजन का सबसे ज्यादा सशक्त विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको क्या कहा था? ठीक है, पठानों का नपुंसक कहा था। ठीक है, क्लियर। और अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 15, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो आप कह देंगे कि सर ये स्टेटमेंट जो जारी किया था वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का रविन्द्रनाथ टैगोर जी विरोध नहीं करते थे। ठीक है, गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर में एक अंतर ये है कि देखिए, गांधी जी राष्ट्रीयता में विश्वास करते थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, विश्व को एक गांव बनाना चाहते थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करते थे। ठीक है, और उनका ये कहना था कि भाई आप इस प्रकार से जो कपड़े बनकर आए हैं, वो चाहे कपड़े किसी ने बनाया हो, आप उसको जला रहे हैं, तो ये तो केवल बर्बादी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब 16, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? देखिए, दो पत्रकारों का नाम याद रखिएगा, एक है लुई फिशर, दूसरा है बेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेब मिलर, देखिए हम यहां लिख भी देते हैं जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर रहे थे तो उस समय कौन था? तो आप कहोगे कि सर बेब मिलर थे। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया तो उस समय कौन था? तो आप कहेंगे कि सर लुई फिशर थे। क्लियर। आगे चलिए, 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? क्लियर ना। तो आप याद रखिएगा कि दीवान चमन लाल इसके जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। आचार्य एन जी रंगा की कोई भूमिका नहीं है यहाँ। एन.एम. जोशी इसके संस्थापक थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक है, संस्थापक थे। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो जनेवा में है, ठीक है, लीग ऑफ नेशन की एक शाखा थी। ठीक है, तो उसमें भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एन.एम. जोशी ने किया था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसका अध्यक्ष कौन था? तो आप कहोगे कि सर इसका अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे, दीवान चमनलाल सेक्रेटरी थे। ठीक है, एन.एम. जोशी इसके संस्थापक थे और जोसेफ बपिस्टा इस संस्था के उपाध्यक्ष थे। और यह संस्था बनी क्यों थी? तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, लीग ऑफ नेशन में अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में, ठीक है, 1919-20 में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 107 जो क्षेत्रीय यूनियन थे, मजदूर यूनियन थे, उनको मिलाकर के यह बनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मजदूर यूनियन कौन है, तो आप कहोगे कि सर मद्रास लेबर यूनियन है। ठीक है, बीपी वाडिया का मद्रास लेबर यूनियन है। ठीक है, आगे चलो, 18 देखो, करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो देखो आप एक चीज याद रखना। ठीक है, ये देखो हम यहाँ पर व्याख्या कर दे रहे हैं। देखो, जो 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट है, ये देखो बी, ये वाला, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम या 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट, इसके तहत भारतीयों को ये कहा गया था कि देखो आप 6 दिन पूर्व सूचना दे करके बजट पर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको ये राइट दे रहे हैं वो कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है, बजट पर, ठीक है, डिबेट करने का अधिकार दे दिया गया। डिबेट मतलब बहस करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या दिया गया था? दो चीजें दी गई कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और आप बजट पर वाद विवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये आएगा। और आप अगला क्वेश्चन चलिए 19वां देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को, ठीक है, आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए, ठीक है, कितनी जनसंख्या की आवश्यकता थी? ठीक है, तो बच्चों ये सीधी सीधी बात है कि देखो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, ये देखो, ठीक है। 1946 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे कि सर 38 करोड़ 90 लाख है। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए थे? 389। तो इसका मतलब अगर हम 389 में 10 का गुणा कर दें तो ये 38 करोड़ 90 लाख आ जाएगा, ठीक है, क्लियर ना? तो ऐसी स्थितियों में आप कहोगे कि सर इसका आंसर बी सही है। मतलब एक जो सांसद आता था संविधान सभा का, एक सदस्य जो है वो 10 लाख जनता का नेतृत्व करता था। अब 20वां देखते हैं। किसने कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। देखिए इसका आंसर बहुत अलग अलग दिया जाता है, कुछ लोग कुछ बता देते हैं, कुछ लोग कुछ बता देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप ये सब कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, वाजिद अली शाह का है। और एक चीज आप याद रखिएगा, वाजिद अली शाह ने ये बात कब कही थी? जब वाजिद अली शाह से उनका जो राज्य है अवध छीन लिया गया था और उन्हें, ठीक है, यहां से मतलब अवध से निकाल करके और कलकत्ता के मेटिया बुर्ज में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तो आप बोलोगे कि सर कलकत्ता के, ठीक है, मेटिया बुर्ज में, ठीक है, इनको निर्वासित कर दिया गया था और 12 लाख रुपए वार्षिक की इनको पेंशन दी गई थी। तो जब वो जाने लगे, ठीक है, तब उन्होंने कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो आले वतन, अब हम तो सफर कर रहे हैं, मतलब हम तो अब जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर? अब हम लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ठीक है, खिलाफत आंदोलन तो भाई गांधी जी संबंधित ही थे, पहले खिलाफती माने जाते हैं गांधी जी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ये गांधी के दिमाग की उत्पत्ति है, आचार्य विनोबा भावे तो एक साधन थे। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या था? आप कहेंगे कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये विस्तार है, नया रूप है, मतलब नया संस्करण है। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, ठीक है, इसी की कोख से, ठीक है, या इसी का नवरूप है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। तो गांधी जी तो थे ही इसके अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन भाई तो गांधी जी का ही है। स्वदेशी आंदोलन, हाँ, गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे और स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के दौरान चला था। ठीक है, तो उस समय गांधी जी भारतीय राजनीति में थे ही नहीं। ठीक है, तो अब ये आ गया, क्लियर? और बच्चों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सीरीज हमने समाप्त कर दिया। अब हम लोग 7th सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी बार बार शुभकामनाएं। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।